नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए और बहुत ही अहम आपराधिक कानून के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये नया कानून, जिसे शॉर्ट में BNSB कहते हैं, आखिर है कैसा? इसमें क्या है? ये पुराने वाले से कितना अलग है? आइए इसी की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्क्रीन पर है यही वो नया कानून है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये वही संहिता है जो अब पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC की जगह लेगी। मतलब अब यही तय करेगी कि कौन सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या होगी। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये न्याय संहिता है क्या। फिर शरीर और संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखेंगे। इसके बाद देश और समाज के खिलाफ होने वाले अपराध और कुछ दूसरे जरूरी अपराधों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना अहम है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये नई न्याय संहिता आखिर है क्या? इसे हम देश के क्रिमिनल लॉ का एक नया खाका, एक नया ढांचा कह सकते हैं। तो एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 अब भारत का मेन क्रिमिनल लॉ है। इसके दो मेन काम हैं। पहला, ये बताना कि क्या करना अपराध माना जाएगा, और दूसरा, उन अपराधों के लिए सजा क्या होगी। और हाँ, इसने 1860 के पुराने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, एक कॉलोनियल एरा के कानून की जगह एक नया कानून आया है। अब आते हैं इस संहिता के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, वो अपराध जो सीधे सीधे इंसान के शरीर और उसकी जिंदगी पर असर डालते हैं। मतलब हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी से जुड़े कानून। जैसा कि इस स्लाइड में सीधे संहिता के इंडेक्स से दिखाया गया है, इसका चैप्टर 6 खास तौर पर शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में ही है। इससे पता चलता है कि कानून बनाने वालों ने पर्सनल सेफ्टी को कितनी अहमियत दी है। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही गंभीर अपराध आते हैं, जैसे कि आपराधिक मानववध और हत्या, जो सीधे सीधे जीवन के अधिकार से जुड़े हैं। इनके अलावा किसी को चोट पहुंचाना, जिसे उपहति कहते हैं, अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन अपराध भी इसी कैटेगरी में हैं, और सबके लिए साफ साफ सजा बताई गई है। चलिए पर्सनल सेफ्टी से आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा पहलू है हमारी संपत्ति की सुरक्षा। इस हिस्से में हम उन अपराधों की बात करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं, जैसे चोरी, लूट और धोखाधड़ी। और एक बार फिर संहिता के ओरिजिनल टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। इसका चैप्टर 17 पूरा का पूरा संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों को ही डील करता है। ये दिखाता है कि कानून प्रॉपर्टी के अधिकार को भी कितनी गंभीरता से लेता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन अपराधों के बीच का फर्क। देखिए, चोरी का मतलब है किसी की चीज बेईमानी से ले लेना। जब इसी चोरी में जोर जबरदस्ती या उसका डर शामिल हो जाए तो वो बन जाती है लूट। और जब यही लूट 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। कानून इन तीनों को अलग अलग अपराध के तौर पर देखता है। अब तक हमने व्यक्तिगत अपराधों की बात की। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, उन अपराधों के बारे में जो पूरे समाज या देश पर असर डालते हैं। इसमें पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कानून आते हैं। यहाँ दो अलग अलग कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, मतलब ऐसे काम जो समाज में अशांति फैलाते हैं, जैसे कि दंगे। दूसरी तरफ है राज्य के विरुद्ध अपराध, जो कहीं ज्यादा गंभीर हैं। मिसाल के तौर पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ये तो सीधे सीधे देश की संप्रभुता पर हमला है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता सिर्फ इन बड़े बड़े अपराधों तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत फैला हुआ है, जो जिंदगी के और भी कई पहलुओं को कवर करता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे इसकी रेंज का अंदाजा होगा। जैसे कि इस संहिता में शादी ब्याह से जुड़े अपराधों के लिए भी एक पूरा चैप्टर है। इसमें 2 शादियां करना या क्रूरता जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। यह दिखाता है कि कानून सिर्फ पब्लिक लाइफ ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली और सोशल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसी तरह डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी या धोखाधड़ी जैसे मामले भी इसमें शामिल हैं। जरा सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इस तरह के कानून हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं। किसी की इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी एक अपराध है, जिसे मानहानि या डिफेमेशन कहते हैं। ये संहिता पक्का करती है
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में किसी की रेप्यूटेशन को गलत तरीके से खराब ना किया जा सके। ये एक तरह का बैलेंस है। और तो और ये कानून हमारे लोकतंत्र के जड़ों को भी मजबूत करता है। इसमें चुनावों से जुड़े अपराधों जैसे वोट के लिए रिश्वत देना या वोटर्स पर गलत दबाव डालने के खिलाफ भी कड़े नियम हैं, ताकि हमारे चुनाव निष्पक्ष रह सकें। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक आम इंसान के लिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये कानून हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। ये कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। ये हमें बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी सेफ्टी के लिए क्या इंतज़ाम है और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सड़क पर हमारी सुरक्षा से लेकर हमारी संपत्ति की हिफाजत और देश की सुरक्षा तक सब कुछ इसी कानून के दायरे में आता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। भारतीय न्याय संहिता एक नया कानूनी ढांचा है। इसका हमारे समाज पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर और क्राइम रेट्स पर असल में क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।